नरेश मीणा के थप्पड़ कांड ने पूरे राजस्थान को मानो हिलाकर रख दिया हो। दरअसल मतदान के दिन, उपचुनाव के मतदान के दिन देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारा नरेश मीणा ने, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है। और उसके बाद से जो ड्रामा हुआ, एक तरफ तो कितनी एक तरीके से कहिए कि सत्ता की हनक में कानून को अपने पांव की जूती समझकर एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद से प्रशासनिक चूक की वजह से जो टोंक में तांडव हुआ, वो भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। देखिए, मतदान में जो हुआ, उपचुनाव के मतदान में, उससे हर कोई हैरान है। लेकिन उपचुनाव में आज हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहा। दरअसल सवाल यह है कि उपचुनाव के वोटिंग पैटर्न का संकेत क्या मिल रहा है। जिस तरह की वोटिंग हुई है राजस्थान के उपचुनाव में, उसका वोटिंग पैटर्न जो है वो क्या बता रहा है। दूसरा सवाल, मतदान प्रतिशत से क्या बड़े उलटफेर का अनुमान भी लगाया जा रहा है क्या। वोट प्रतिशत के आंकड़ों को देखकर तमाम राजनीतिक, या यूं कहें कि सियासी पंडित जो हैं अपना अपना आकलन कर रहे हैं। तो क्या इसमें कहीं कोई बड़ा उलटफेर या बड़े बदलाव के भी संकेत हैं क्या। तीसरा सवाल, नरेश मीणा के थप्पड़ कांड से क्या चुनावी माहौल भी बदला था। यह भी अपने आप में एक सवाल, क्योंकि जिस तरीके से जो गांव था और गांव की जो मांग थी कि उसको देवली प्रखंड में ना रह करके उनियारा प्रखंड में वापस शामिल किया जाए, इस मांग के सहारे पूरे टोंक को किस तरीके से हिंसा की आग में झोंका गया। और यह जब पूरी मांग के सहारे किस तरीके से नरेश मीणा ने अपनी सियासत चमकाई, क्या इसका असर इस घटना के बाद वोटिंग के पैटर्न पर भी पड़ा, और क्या चुनावी माहौल इससे बदला क्या। नतीजों पर टिकी कई दिग्गजों की राजनीतिक दिशा। दरअसल अब जो वोटिंग पैटर्न है, जो संकेत है, इसके बाद नतीजे जो हैं 23 तारीख को आएंगे, और इसके बाद क्या कई दिग्गज नेताओं की राजनीतिक दिशा भी इस नतीजे से तय होगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो चलिए वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं वोट प्रतिशत के लिहाज से। सबसे पहले देखिए, झुंझुनू विधानसभा सीट की बात की जाए, झुंझुनू जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ओला परिवार का गढ़ माना जाता है, इस सीट पर जब मतदान हुआ उपचुनाव का, तो वोट प्रतिशत क्या रहा देखिए। और थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस मतदान में, उपचुनाव के मतदान में 66% झुंझुनू में मतदान हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो साल 2018 में 70% मतदान हुआ था। साल 2018 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें साल 2023 में 1% और ज्यादा मतदान इस सीट पर हुआ था। और अब साल 2024 का यह उपचुनाव, इसमें 66% मतदान हुआ है। तो देखिए, लगभग 4 से 5% मतदान, वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम झुंझुनू में हुआ है। अब देखिए, राजस्थान की राजनीति, उसका वोटिंग पैटर्न बड़ा दिलचस्प है। बाकी राज्यों की बनिस्बत बड़ी दिलचस्प राजनीति है, क्योंकि अक्सर अमूमन यह धारणा है कि अगर उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम रहता है तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ी दल को इसका फायदा होता है। यह आम धारणा उपचुनाव को लेकर बनी हुई है, या एक आम पैटर्न इसे कह सकते हैं। लेकिन राजस्थान में अगर आप कई उपचुनावों को देखेंगे, उसके आंकड़े टटोलेंगे, तो आपको समझ आएगा कि जो राजस्थान का एक उपचुनाव का वोटिंग पैटर्न बना हुआ है, उसमें अगर वोट प्रतिशत कम रहता है तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होता है। तो क्या झुंझुनू में यह सीधा नुकसान बीजेपी को एक बार फिर से होने जा रहा है। हालांकि झुंझुनू में भी मुकाबला जो है
वो त्रिकोणीय था। लेकिन क्या राजेंद्र गूढ़ा अपनी नई इक्वेशन के सहारे जिस मैजिक की तलाश में थे वो मैजिक वो नहीं कर पाए और वोटर्स को अपनी तरफ मोबिलाइज नहीं कर पाए, यह सवाल है। और क्या ये वोट प्रतिशत का जो गिरावट है 2024 के उपचुनाव के मतदान में, क्या यह सीधा सीधा संकेत दे रही है कि फिर से एक बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा होने जा रहा है या कांग्रेस के खाते में यह सीट जा रही है? खैर, नतीजों में पूरी स्थिति क्लियर होगी, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न है और वोटिंग प्रतिशत जो है उसके आंकड़े जो संकेत दे रहे हैं उसके लिहाज से एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस थोड़ी आश्वस्त नजर आ रही है और बीजेपी फिर एक बार देख रही है कि झुंझुनू सीट शायद इस बार भी हाथ से निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ खींवसर की बात करते हैं। देखिए, खींवसर पर भी मुकाबला त्रिकोणीय ही रहा। इस बार गठबंधन नहीं हो पाया आरएलपी और कांग्रेस का, लेकिन 2024 के अगर उपचुनाव के आंकड़े मतदान प्रतिशत के और उस पर नजर डाली जाए तो 76% काफी ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है। 2018 की बात की जाए तो इस सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में 75% मतदान हुआ था। इसके बाद 2023 में 73%, यानी 2018 के मुकाबले 2% 2023 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत गिरा। लेकिन इस बार यह 3% उठ गया है, यानी 76% और 18 के मुकाबले 1% जो है उठा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस त्रिकोणीय मुकाबले में खींवसर की सीट इस बार फंसी हुई थी। हनुमान बेनीवाल के माथे पर भी बल थे, वो भी जरा टेंशन में थे कि इस बार क्या होगा। बड़ी भावुक अपील कर रहे थे कि इस बार जिता दीजिए, क्योंकि इस बार अगर नहीं जीत पाया मैं तो आरएलपी का जो संघर्ष रहा इतने सालों का, जो हनुमान बेनीवाल का संघर्ष रहा, उस पर पानी फिर जाएगा। कई तल्ख टिप्पणियां अपने विरोधी नेताओं पर भी उन्होंने की। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि यहां पर दिलचस्प ये था कि बीजेपी थोड़ा अपर हैंड लेती दिखाई दे रही थी और एक लड़ाई जाट बनाम जाट की खड़ी हो गई थी, जिसमें हनुमान बेनीवाल को थोड़ा नुकसान हो रहा था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब वोट प्रतिशत यहां पर बढ़ा तो जो ये हनुमान बेनीवाल मशक्कत कर रहे थे अपनी पत्नी को इस सीट पर जिताने के लिए, दिन रात एक किए हुए थे चुनाव प्रचार में, क्या वो उनकी मेहनत कामयाब हुई क्या? और वो अपने आरएलपी समर्थित वोटर्स को मोबिलाइज करने में कामयाब हो पाए क्या? ये एक सबसे बड़ा पहलू। लेकिन इसमें एक और चीज यहां पर गौर करने वाली है, क्योंकि देखिए इस सीट पर सवाल राजपूत वोटर्स का भी काफी अहम है, क्योंकि उनकी नाराजगी थी। और इसमें सवाल ये उठता है कि अब बीजेपी उस राजपूत समाज की नाराजगी को, क्योंकि देखिए बीजेपी ने भी जो अपना कैंडिडेट यहां पर उतारा वो भी जाट वर्ग से ही है। कांग्रेस की तरफ से भी अब देखिए जाट वर्ग से ही यहां पर रतन चौधरी को उतारा गया था, यानी तीनों कैंडिडेट जाट। राजपूत समाज में यही नाराजगी थी कि भाई राजपूत कैंडिडेट को इस सीट पर किसी भी दल ने जो है प्राथमिकता नहीं दी। अब उस नाराजगी को अगर बीजेपी दूर कर पाई है तो क्या ये वोट मोबिलाइज बीजेपी की तरफ, राजपूत वोट जो है मोबिलाइज हुआ है? अगर ऐसा है तो इसमें बीजेपी एज लेकर जा सकती है और यह सीट उनके खाते में जा सकती है, अगर वो राजपूत समाज की उस नाराजगी को दूर कर पाई है। और शायद अगर ऐसा है तो क्या राजपूत वोटर इस सीट पर मोबिलाइज हुआ और जिस वजह से वोटिंग परसेंटेज में इजाफा देखने को मिला, या फिर यह हनुमान बेनीवाल की मेहनत है? अब देखिए, इन्हीं दो फैक्टर्स ये तय करेंगे कि इस सीट पर किसका कब्जा होगा। हालांकि इस सीट को मानकर चलिए कि सीट पर मुकाबला बड़ा कड़ा, दिलचस्प है और वोटिंग पैटर्न में भी कहीं ना कहीं यह सीट जो है अभी उलझी हुई नजर आ रही है, अटकी हुई नजर आ रही है और सबकी निगाहें और सांसें हनुमान बेनीवाल से लेकर रेवंत राम डांगा और रतन चौधरी तक की जो सांसें हैं वो नतीजों तक इस सीट पर अटकी रहेंगी। चलिए देवली उनियारा की बात करते हैं। देवली उनियारा में 75% वोटिंग हुई है, बड़ी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। 2018 में यहां पर 31% वोटिंग हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में 73% मतदान हुआ था। अब देखिए, साल दर साल ये वोटिंग प्रतिशत जो है यहां पर बढ़ता ही गया। एक तो पुराना ट्रेंड है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो उसका नुकसान जो है बीजेपी को राजस्थान में उपचुनावों में उठाना पड़ता ही है, एक वो पैटर्न है। दूसरा, ये जो वोट प्रतिशत में इजाफा देखा गया, क्या नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद से क्या नरेश मीणा खुद को लेकर वोटर्स को
मोबिलाइज कर पाए हैं, क्या वो खुद के लिए उतनी सिंपैथी, क्योंकि जो ग्रामीणों की मांग को लेकर वो इतने उत्तेजित हुए कि थप्पड़ एसडीएम को जड़ दिया और उसके बाद से लगातार वो उस मांग को लेकर मुखर हो रहे हैं, चाहे उन पर पुलिसिया कार्रवाई हुई है, चाहे उनके समर्थन में आगजनी तोड़फोड़ हुई है, लेकिन इन सब के बीच ग्रामीणों की वो मांग कि जो गांव है उसको देवली प्रखंड से निकाल करके उनियारा प्रखंड में शामिल किया जाए, क्योंकि जो आवागमन का डिस्टेंस है काफी ज्यादा देवली के लिए पड़ता है, लगभग 25 से 30 किलोमीटर, और उनियारा के लिए वही 10 से 15 किलोमीटर होता है। तो ग्रामीणों को वो एक शिकायत थी कि क्यों इस गांव को देवली प्रखंड में शामिल किया गया, और इसी के लिए वोट बहिष्कार भी कर रहे थे। और इसी पूरे मामले पर देखिए लगातार नरेश मीणा बने हुए थे। तो क्या नरेश मीणा अपनी तरफ वो माहौल बना पाए उस एक कांड से, और क्या उस कांड के बाद लोग घरों से निकले और वोट करने के लिए पहुंचे, या फिर यह बढ़ता वोटिंग पैटर्न कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस के कब्जे वाली सीट थी और जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसमें फिर एक बार नुकसान पुराने पैटर्न के आधार पर बीजेपी का ही दिखाई देता है। तो यहां पर एक और फैक्टर अब देखना होगा कि ये मतदान में जो इजाफा दिखाई दिया, ये नरेश मीणा के थप्पड़ कांड की वजह से दिखाई दिया, या फिर यह कांग्रेस यहां पर लीड लेती दिखाई दे रही है। सलुम्बर सीट की बात की जाए, देखिए यहां पर 67% मतदान हुआ। सलुम्बर सीट जहां पर बीजेपी के लिए सिंपैथी फैक्टर काम कर रहा था, अमृतलाल मीणा की पत्नी जो है शांता देवी मीणा, वो यहां पर बीजेपी की कैंडिडेट थी उनके निधन के बाद। अब 2018 में यहां पर 70% मतदान हुआ था, 71% मतदान 2023 में, और अब 67% मतदान हुआ। वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। सवाल यह है कि क्या सिंपैथी फैक्टर को भुना नहीं पाई बीजेपी, यहां पर यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि पुराने वोटिंग पैटर्न के आधार पर बीजेपी को नुकसान है, या फिर वो सिंपैथी फैक्टर रहा, और चूंकि वोटर्स के मन में यह रहा कि देखिए यहां पर हो ना हो सिंपैथी के सहानुभूति के कारण शांता देवी मीणा चुनाव जीत रही हैं, इस वजह से लोग घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकले। यह भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक बारीक कंफ्यूजन की लकीर इस सीट पर है कि आखिर यह वोट प्रतिशत में जो गिरावट आई है यह किस वजह से आई है। अब देखना होगा बीजेपी अपनी यह सीट बचाकर रख पाती है कि नहीं। वहीं 84 सीट की अगर बात की जाए, 84 सीट पर इस बार 74% मतदान हुआ, अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत है ये। और साल 2018 की बात की जाए तो 77%, साल 2023 में 82%, लेकिन अब उपचुनाव में महज 74%, यानी साल दर साल देखिए 18 में 77, अच्छी खासा वोटिंग प्रतिशत है। 23 में बढ़कर ये 82% तक गया, यानी यूं माना जाए क्योंकि उस वक्त राजकुमार रौत मैदान में थे, उनके लिए जो युवाओं में क्रेज देखा गया और बढ़ चढ़ के लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में वोटिंग की तो उसका असर दिखा। लेकिन राजकुमार रौत लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, इसलिए सीट खाली हुई। अब चूंकि राजकुमार रौत कैंडिडेट नहीं थे तो क्या उत्साह उतना युवाओं में देखने को नहीं मिला, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। हालांकि यहां से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे कारी लाल ननोमा, और दूसरी तरफ कांग्रेस के महेश रोत और अनिल कटारा जो बीएपी के कैंडिडेट थे, क्या ये वोट प्रतिशत उत्साह में कमी की वजह से वोट प्रतिशत में जो गिरावट दिखी, वो उत्साह में कमी जो बीएपी समर्थित वोटर्स थे उसमें नजर आई क्या? और इसका जो वोट प्रतिशत में गिरावट आई है, इसका फायदा बीजेपी या फिर कांग्रेस को मिलता दिख रहा है क्या? यह भी एक सवाल है। यह सीट भी यहां पर हालांकि 84 गढ़ है और वोट प्रतिशत में गिरावट हुई, लेकिन क्या यह वोट ट्रांसफर भी दूसरी पार्टी की तरफ हुआ है? ये थोड़ा मुश्किल मुझे यहां पर नजर आता है। हो सकता है कि वोटर्स जो हैं वो राजकुमार रौत के समर्थित वोटर्स थे, वो शायद इस सीट पर चुनाव वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकले और उसमें यह वोटिंग प्रतिशत पर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ वो वोट ट्रांसफर होना, यह कह पाना काफी ज्यादा इस सीट पर मुश्किल है। दौसा की बात की जाए, बायपोलर यहां पर चुनाव था, बीजेपी कांग्रेस के बीच 62% मतदान हुआ है।
साल 2018 में 74% मतदान हुआ था। साल 2023 की बात की जाए तो 79%, यानी 74 से बढ़ करके 79% यहां पर। लेकिन अब 2024 में यह मतदान प्रतिशत घटकर 62% तक ही रह गया है। तो दौसा में देखिए गिरावट आई है। अब दौसा में दरअसल किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा कैंडिडेट थे और किरोड़ीलाल मीणा की साख दांव पर लगी हुई थी। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट की साख दांव पर लगी है। हालांकि प्रत्याशी कांग्रेस के डीसी बैरवा, उनको जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी दमखम लगा रही थी और एक तरफ प्रत्याशी तो दूसरी तरफ दो दिग्गजों की साख। अब वोटिंग प्रतिशत यहां पर एक बार फिर से जो गिरावट देखने को मिली, इसका सीधा संकेत ये समझा जाए कि क्या नुकसान यहां पर बीजेपी को उठाना पड़ रहा है क्या। और जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा भिक्षाम देही और हाथ में कमंडल लेकर पुरजोर ताकत लगा रहे थे और चुनाव के आखिरी समय तक भी, प्रचार थम जाने के बाद भी जिस तरीके से टंकी पर चढ़कर एक राजनीतिक स्टंट जिसे लोग कह रहे हैं, उस तरह की एक प्रैक्टिस की गई, बावजूद उसके यहां पर क्या किरोड़ीलाल मीणा को झटका लग रहा है क्या, यह सवाल है। नतीजों में साफ हो जाएगा। रामगढ़ सीट जहां पर कांग्रेस के लिए सिंपैथी फैक्टर ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बीजेपी के लिए सलूम्बर में सिंपैथी फैक्टर था। जुबैर खान जो विधायक थे, उनका निधन हुआ, उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई। अब देखिए यहां पर वोटिंग प्रतिशत 75% इस बार रहा। 75% मतदान हुआ। साल 2018 में 78% मतदान हुआ था। साल 2023 में 77% और अब यह घटकर 75% रह गया। यानी एक साल में 2% वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है। हालांकि यह मानकर चला जा रहा था और जिस तरह का माहौल रामगढ़ में था, यह कहा जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस के लिए एक मजबूत सिंपैथी फैक्टर जो है वो बना हुआ था। लेकिन चूंकि लोगों के मन में, वोटर्स के मन में यह बात कहीं ना कहीं बसी हुई थी कि देखिए यहां पर सिंपैथी, सहानुभूति फैक्टर होने के चलते कांग्रेस प्रत्याशी की ही जीत होगी। क्या इस वजह से यह गिरावट वोटिंग प्रतिशत में देखने को मिली है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस सीट पर अभी भी एक एज मिला हुआ है, यह मानकर वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से चला जा रहा है। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।